हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपना पहला वीडियो नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज नीट पेपर 2022 का सेक्शन बी को, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन होगा, लेकिन आउट ऑफ 15 हमें 10 को ही अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन मैं सभी 15 को अटेम्प्ट करता हूं और ये सारे क्वेश्चन भी इस साल तो बड़े इजी थे, राइट। शुरुआत करते हैं, देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, the volume occupied by the molecules contained in 4.5 kg of water at STP, standard temperature and pressure. If, यहां पर मेन चीज है, if the intermolecular forces vanish away, क्या मतलब है? मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वैनिश मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बताइए, जब हम लोग सॉलिड मटेरियल की बात करते हैं तो वहां इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है, लिक्विड में वीक होता है, गैस में और भी वीक होता है, और आइडियल गैस में हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज हाउ मच? 0। अब किसी भी मैटर का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाए? 0, इसका मतलब उनके मॉलिक्यूल्स टोटली फ्री हो जाएंगे एक दूसरे से, मतलब वो गैस की तरह ही बिहेव करेंगे। ऐसा ही कुछ एजम्पशंस यहां दिया हुआ है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है हालांकि, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, लेकिन एज्यूम कर लिया जाए तो क्या होगा ऐसा सिचुएशन। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अगर 0 है तो ये गैस की तरह बिहेव करेगा, वो भी आइडियल गैस की तरह। अब आइडियल गैस में क्या होता है? 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम कैप्चर करता है? 22.4 लीटर एट एसटीपी। ध्यान रहे ये लीटर में है, लीटर। बाद में हम लोग इसको मीटर क्यूब में बदल लेंगे। अब यहां पर मास टोटल कितना दिया है वाटर का? 4.5 केजी। तो सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है? तो ऊपर में मास और नीचे में मोलर मास, ऊपर में मास नीचे में मोलर मास। अब आप लोग बताइए मास कितना है? 4.5, लेकिन उसको ग्राम में बदलना पड़ता है मोल निकालने के लिए। और वाटर का मोलर मास H2O, ये हुआ 2 ग्राम, ये हुआ 16 ग्राम, डेट इज व्हाट? 18 ग्राम। इसको 18 से हम डिवाइड कर दें, कितना होगा? तो 9 5 जा 45, 0.5, 9 2 जा 18, इसको काट दीजिए, आ गया 0.25, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 250 मोल्स। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर वी हैव? 250 मोल। अब 1 मोल कितना जगह कैप्चर करता है? 22.4 लीटर। तो इतना मोल आपके पास है, कितना वॉल्यूम कैप्चर करेगा? देयरफॉर वॉल्यूम रिक्वायर्ड इक्वल टू हाउ मच? तो 1 मोल मतलब इतना लीटर, तो 250 मोल मतलब कितना लीटर? तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर, ये लीटर में आ गया। और ऑप्शन में दिया हुआ है मीटर क्यूब। तो लीटर को मीटर में बदलना है, मीटर क्यूब में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा। इससे ये गया, इससे कटेगा तो ये हो जाएगा आपको 4 टाइम्स में, 4 से उसको काटिए। इसको हम लोग 4 से काटें तो 4 5 जा 20, 2 बच गया, 0.46 जा 24, 5.6 मीटर क्यूब। मतलब मीटर क्यूब में हमने डिवाइड किया तो 5.6 मीटर क्यूब। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। आसान क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में टफनेस नहीं था, बस इसको केमिस्ट्री से जोड़ दिया गया था और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड in meter square of length this much and breadth this much after rounding up the value for
करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हमें भाई एरिया निकालनी है और एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ 55.3 इंटू 25, राइट। अब आप लोग देखिएगा इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2, राइट। पहले रिजल्ट देखते हैं कितना आता है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 75, 5 7 कैरी किया 125 और 7 132 2 13 कैरी किया 125 और 13 138 डेसिमल लगाएंगे तो यहां पर आएगा डेसिमल इतना मीटर क्यूब। ये तो एक्यूरेट वैल्यू हुआ, राइट। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसको राउंडिंग ऑफ करना है और वो भी सिग्निफिकेंट फिगर को केयर करते हुए, राइट। अब देखो बच्चों राउंडिंग करने का तरीका क्या है सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में। तो इस नंबर में जो ओरिजिनल नंबर थे जिसको आपने ऑपरेट किया, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3 और यहां पर 3 2। एक नंबर में इस ओरिजिनल नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो रिजल्ट शुड बी राउंडेड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जब हम लोग प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इनटू करते हैं और डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट को कहां तक राउंडिंग करना है, तो देखा जाता है कि ओरिजिनल नंबर में जो ओरिजिनल नंबर इसमें आए हैं उसमें सबसे कम नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 कम है, मतलब रिजल्ट शुड बी राउंडेड अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जहां तक सवाल है इसको राउंड करने का, तो राउंड का मतलब आप लोग कह सकते हैं भाई नियरेस्ट नंबर तक राउंड करना होता है, राइट। अब लेकिन इस रिजल्ट में 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट होना ही नहीं चाहिए। अगर आप इसको ऐसे राउंड करोगे कि भाई प्रीवियस वाला 5 है, इवन नंबर है, छोड़ दो, तो ये आ गया 1382। अब इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया और 4 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, रूल कहता है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें राउंडिंग करना पड़ेगा। तो 2 चांस है आपको, नियरेस्ट नंबर ले जाइए, या तो आप इसको लिखेंगे 1300 और 1300 मतलब 13 इंटू 10 के पावर 2, जैसा आप जानते हैं इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, या फिर 1400, तो 1400 मतलब 14 इंटू 10 का पावर 2, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन 1300 की 1400 कौन कौन इसका ज्यादा क्लोज है, तो ज्यादा क्लोज कौन है, 1400 ज्यादा क्लोज है। सो योर रिजल्ट शुड बी राउंडेड टू दिस मच, राइट। क्योंकि राउंडिंग करने का रूल क्या है, नियरेस्ट नंबर तक उसको राउंडिंग किया जाता है, क्लोजेस्ट वैल्यू तक राउंडिंग किया जाता है। तो 1382 का ज्यादा क्लोज कौन होगा, 1400, इसलिए रिजल्ट शुड बी राउंडेड टू 1400। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। टेक्निकल क्वेश्चन था थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर, अब कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर ए। दिस इज फिगर ए। इसको चार्ज कर दिया गया, देन इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। अब डिसकनेक्ट कर दिया, डिसकनेक्ट करने का मतलब है कि इस पर पूरी तरह से चार्ज आ चुका है, अब चार्ज ना आना है ना चार्ज जाना है। बताइए टोटल चार्ज कितना हो गया, तो C इंटू भी, C का वैल्यू 900 इंटू 10 का पावर -12 पिको में है, इंटू 100 डाल दीजिए, आ गया आपका 9 इंटू 10 का पावर 2040 -8, इतना कूलम। अब आइए क्या कहानी बनता है, एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड एज शोन इन द फिगर बी। अब क्या किया, एक और कैपेसिटर, वो चार्ज वाला जो कैपेसिटर था उसको एक अनदर अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया। अब क्या होगा, जो चार्ज फ्लो होगा फर्स्ट कैपेसिटर से सेकंड कैपेसिटर तक, और तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल फिर बराबर ना हो जाए। लेकिन ध्यान रहे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ना घटता है ना बढ़ता है, क्योंकि चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है।
तो होगा क्या, टोटल चार्ज कितना था, दिस मच, ये फर्स्ट कैपेसिटर पर था। दोनों को जब जोड़ देंगे तो फर्स्ट पर का कुछ चार्ज सेकंड पर आ जाएगा, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जितना था उतना ही रहेगा, राइट। एक बात हो गया। अब सवाल क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर बाय द सिस्टम बी, इस बी में टोटल कितना एनर्जी होगा। एनर्जी की बात करें अगर हम लोग तो क्या करें भाई, एक बात तो पक्का है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, इतना ही रहेगा टोटल। तो क्यों ना शॉर्टकट में अगर हमें करना है, अगर हाफ सी भी स्क्वायर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, हाफ सी भी स्क्वायर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्यों हम उतना टाइम दें, हाफ सी भी स्क्वायर की जगह हम लोग चाहें तो ऐसा u इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, हम चाहें तो हाफ सी भी इंटू भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको क्यू स्क्वायर बाई 2c भी लिख सकते हैं, राइट। डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा ये। अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो ऊपर में डाल दीजिए टोटल चार्ज का स्क्वायर और नीचे डाल दीजिए टोटल कैपेसिटी, शॉर्टकट में निकल जाएगा। तो क्यों हम उसी का इस्तेमाल क्यों ना करें, क्यू स्क्वायर बाई 2 टाइम्स सी। लेकिन ये दो टोटल एनर्जी का मतलब हो गया इस पर का एनर्जी प्लस इस पर का एनर्जी, तो ये यहां लिख दीजिए आप लोग टोटल, बी मतलब टोटल, ये हो गया टोटल कैपेसिटी, ये हो गया टोटल चार्ज। लेकिन टोटल चार्ज ना घटेगा ना बढ़ेगा, इतना ही होगा, 9 इंटू 10 का पावर माइनस 8 का होल स्क्वायर बाई 2 टाइम्स टोटल कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में है, और पैरेलल में टोटल कैपेसिटी कितना होता है, तो दोनों को सिंपली प्लस रहता है, C प्लस टी सी 2C हो जाएगा, 2C। अब इसको डाल दीजिए, 9 9 जा 81, 10 का पावर माइनस 16 बाई 2 2 जा 4 इंटू सी का वैल्यू यहां डाल दीजिए 900 पिको मतलब 10 का पावर माइनस 12 ऐसे, और 9 से काटिए 100 हो गया, 9 9 जा 81, 4 से काटिए हो गया 2.25। सो फाइनल आंसर हमारा आएगा 2.25 इंटू 10 पर पावर, यहाँ पर 2 जीरो और माइनस 12 जीरो, माइनस 10 जीरो, माइनस जाके ऊपर प्लस हो जाएगा, बच जाएगा -6। दिस इज द आंसर। ये थोड़ा शॉर्टकट हुआ। अगर वहीं हम हाफ सी भी स्क्वायर से निकालते तो टाइम निकालना था आंसर सेम, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता। हम लोगों को कॉमन पोटेंशियल निकालना होता, फिर इस पर का एनर्जी निकालते, फिर इस पर का एनर्जी निकालते, दोनों को प्लस करते, तो टाइम बहुत ज्यादा लगता, और इतना टाइम हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम में होता नहीं। बस हमें आंसर के पास पहुंचना था, निकल गया ये वाला। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये देखिए यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर नहीं है, मैच करना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहां से निकलेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। सो G इक्वल टू हाउ मच, एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। ये f का वैल्यू याद रखते हैं हम लोग, m l t के पावर -2, r फॉर डिस्टेंस l स्क्वायर, m इंटू m स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, m पर पावर -1, l पर पावर 3, t पर पावर -2। सो अब a मैच किया किसके साथ, 2 के साथ। पहले इसी को देख लेते हैं, यहां पर a 2 के साथ यहां भी है, a 2 के साथ यहां भी है, यहां भी है, 3 में हो गया, इसमें नहीं है, ये गलत है। मतलब अभी तक जो हमारा निकला 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 4 भी सही हो सकता है। तो एक और ट्राई करते हैं, देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो बेसिक चीज है, याद ही रहता है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। सो बी मैच करेगा 4 के साथ। देखिए तो बी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां बी 4 के साथ दिखा है, तो अब देखा जाए 1 में है, 2 में है, 4 में गलत हो गया, तो ये 4 गलत हो गया, राइट। बी 1 के साथ दिखाया इसलिए गलत हो गया। अब हमारा आंसर आ गया, या तो 1 सही होगा नहीं तो 2। अब थर्ड को देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब क्या, तो एनर्जी पर यूनिट मास।
तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका यहां दिया हुआ है, मास से डिवाइड करेंगे तो क्या कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, एल स्क्वायर टी पर पावर -2 बच जाएगा। और क्या, एनर्जी तो दिया ही है, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी पर यूनिट मास का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहां तो एनर्जी दिया ही था, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2, उसको मास से डिवाइड करेंगे, एम से एम कट के आ गया ये, एल स्क्वायर -2। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सी एल स्क्वायर -2, मतलब सी जाएगा 1 के साथ। देखिए तो सी 1 के साथ किसमें है, तो 2 में तो नहीं है, 1 में है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। उसके बाद वाला देखने की जरूरत नहीं है, जब हमारा आंसर मिल गया तो फिर टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है कि दूसरे के पास भी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 120 cm एंड 100 cm स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, मतलब एक ही जगह से चलना शुरू किया, लेकिन एक का लेंथ ज्यादा एक का लेंथ कम है। तो हम लोग को पता है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ। इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा, मान लिया जाए 11, तो सेकेंड का टाइम पीरियड होगा कितना, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना, 10। ऐसा। अब पहले हमें यह देखना है कि कितना सेकेंड के बाद दोनों पेंडुलम फिर सेम फेज में एक साथ आ पाएगा। तो इन दोनों को क्या निकाल दें हम लोग, एलसीएम। तो 10 और 11 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 11 का एलसीएम हो गया 110, मतलब 110 सेकेंड के बाद दोनों पेंडुलम फिर सेम फेज में आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर मतलब ये वाला शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच 2 आर अगेन इन सेम फेज एट द मीन पोजीशन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब दोनों सेम फेज में आएगा उस वक्त तक छोटा वाला पेंडुलम कितना ओसिलेशन कर चुका होगा। तो अब ऐसे हिसाब कीजिए, 1 oscillation 10 सेकेंड, 2 oscillation 20 सेकेंड, 3 oscillation 30 सेकेंड। इस प्रकार ओसिलेट करते करते 110 सेकेंड में कितना ओसिलेशन कंप्लीट कर लेगा ये वाला छोटा वाला, तो 11 ओसिलेशन। 10 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 11, यानी 11 ओसिलेशन कंप्लीट कर चुका होगा इतना टाइम में। और वहीं 12 वाला अगर पूछा होता कि 12 वाला पेंडुलम कितना ओसिलेशन कंप्लीट कर चुका होगा, तो 12 वाला एक ओसिलेशन में 11 सेकेंड का समय लेता है, तो इतना समय में कितना ओसिलेशन, तो 11 से डिवाइड करते तो 10 निकलता। लेकिन छोटा वाला के लिए पूछा है तो छोटा वाला के लिए कितना होगा, 11। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. The stretching of a spring is determined by the shear modulus of material of a spring. Yes, it is right. A spring का जो shear modulus से determine होता है, so assertion is right. Reason देखते हैं, a coil spring of copper has more tensile strength than a steel ऑफ द सेम डायमेंशन। नहीं, ये गलत है, स्टील तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट इलास्टिक मटेरियल है ना, तो कॉपर गलत हो जाएगा ना, तो ये गलत हो गया। सो एजर्शन इज करेक्ट और रीजन इज फॉल्स, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली with a velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with vertical direction। बोला है बॉल को u मतलब कितना 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका, वर्टिकल के साथ 60 का एंगल। तो वर्टिकल के साथ अगर 60 का एंगल तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना का एंगल, 30 का एंगल ना। याद कीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी करते वक्त हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहां से देखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको अल्फा बोलते हैं। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया यहां पर 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी
दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। यहां पर जो स्पीड होता है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही स्पीड होता है, और एक्स डायरेक्शन का स्पीड वी एक्स हमेशा कितना होता है, यू कॉस अल्फा के बराबर होता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी ना बढ़ता है ना घटता है। डायरेक्ट में लिखते वी एक्स इक्वल टू व्हाट, यू कॉस अल्फा। यू का वैल्यू 10, कॉस अल्फा 30 डिग्री, √3/2, काट दीजिए 5√3। सो 5√3 द राइट आंसर। यहां पर ये क्वेश्चन करते वक्त भरपूर गलती होने का चांस है। सब कुछ सही लगाओगे और ये एंगल अगर आप 30 की जगह क्या लगा देते हैं 60, तो गलत हो जाता, राइट। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया A and B are separated by plane boundary. The speed of light in those media are this and this. ठीक है। द क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू इनवर्स साइन, ऊपर में रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे में डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वेलोसिटी दिया हो तो ऊपर वाला में कम स्पीड, नीचे वाला में ज्यादा स्पीड डाल दीजिए। यानी 1.5 इंटू 10⁸ बाई 2 इंटू 10⁸, 10⁸, 10⁸ दोनों जगह कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे तो आएगा इनवर्स साइन 0.75 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। अब ये है आपका लॉजिक गेट। अगर हम इसका रिलेशन, लॉजिकल रिलेशन बना के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। थोड़ा ट्रिकी अप्रोच में करते हैं, आइए जज करते हैं। चलिए लेते हैं, इनपुट ए को लो 0, इनपुट बी को भी लो 0, दोनों को 0 0 ले लीजिए। अब यहां पर 0 लिया तो इधर से आएगा 0, यहां पर 0, यहां पर आएगा 0, तो ये नॉट क्या बना देगा, तो नॉट 0 को क्या बना देता है 1, आ गया यहां पर 1। चलिए फिर यहां पर इनपुट में दिया 0 तो आएगा 0, 0 जाएगा यहां पर, 0 आएगा यहां पर। अब आइए, ये 0 0 इनपुट हुआ एंड गेट के लिए, तो एंड क्या बनाएगा 0, 0 जाएगा नॉट में तो क्या हो जाएगा 1। नॉट 0 को 1 बनाता है और 1 को 0 बनाता है, उसका काम ही उल्टा। अब इस एंड गेट को देखिए, एक में 0 एक में 1, 0 ही आएगा, 0 जाएगा नॉट में तो 1 बन जाएगा। अब यहां पर आइए, 1 1 एंड बनाएगा 1 और 1 फाइनली आएगा यहां पर 1। सो 0 0 का फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा 1। देखा जाए कौन सा ऐसा ऑप्शन है। ऑप्शन ए में 0 0 को 1 दे रहा है, यहां पर भी 0 0 को 1 दे रहा है, यहां तो 0 0 0 हो गया, ये गलत हो गया, यहां 0 0 0 हो गया, ये भी गलत हो गया, राइट। पहले ही देखने से लगता है कि 3 और 4 गलत हो गया। अब हमारा आंसर आइदर 1 है नहीं तो 2 है, 3 और 4 को हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। 3 और 4 को नहीं देखने से हो गया, अब 1 और 2 देखेंगे। तो अब एक और ट्राई करते हैं। अब देखिए, या तो 1 सही है नहीं तो 2 सही है। अब ये देखा जाए तो 1 में ये और ये तो सेम ही है, तो जब सेम ही है तो क्या देखना है, उसको नहीं जज करने से हो गया। लास्ट वाला को देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाला दोनों में डिफरेंट है। यहाँ 1 1 को 1 दिखाया है और यहाँ 1 1 को 0 दिखाया है, तो देखना तो हमको यही है कि कौन सही है। तो चलिए 1 1 लिख देते हैं। यहां दिया 1 1 आएगा इधर, 1 आएगा इधर, 1 को ये बना देगा 0। यहां भी दिया 1 तो आएगा यहां 1, इधर से जाएगा 1। अब आइए, 1 1 को बनाएगा ये 1, 1 को नोट बना देगा 0, जाने दीजिए। अब यहां देखिए क्या रहा है, इधर से आया 0, इधर से आया 1, 1 और 0 मिलके एंड बनाएगा 0, 0 गया नोट में तो बन जाएगा 1, ठीक है। अब इधर से आ रहा है 0, इधर से आ रहा है 1, ये एंड गेट है, बनाएगा उसको 0, और 0 को फाइनली क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। सो 0 इज द आंसर। 1 1 देंगे तो 0 मिलेगा, 1 1 देंगे तो 0 मिलेगा। सो ऑप्शन 2 इज
करेक्ट, ये सही होगा, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 1 1 1 मिल रहा है। चलिए, ए सीरीज एलसीआर सर्किट अल्टरनेटिंग करंट, इंडक्टेंस दिया है इतना, एल का वैल्यू 10 हेनरी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सी का वैल्यू 10 माइक्रोफैरड, बाद में जरूरत पड़ेगा तो बदल लेंगे, रेजिस्टेंस का वैल्यू 50 ओम, ठीक है, वी मैक्स 200 वोल्ट, ओमेगा 100, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट इज न्यू नॉट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज न्यू, देन। सब ऑप्शन न्यू नॉट और न्यू में दिया है। चलिए पहले न्यू ही निकाल लें। तो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कितना होता है? तो टाइम पीरियड आप लोग जानते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, तो उल्टा कर दीजिए, ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा दिया है यहाँ 100, रख दीजिए, आएगा 50 बाई वाट पाई, न्यू का वैल्यू आया 50 बाई पाई। मतलब जिस जनरेटर के द्वारा ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है उस जनरेटर का फ्रीक्वेंसी है 50 बाई पाई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ऐसा। ऑप्शन 1 में दिखाया गया है न्यू का वैल्यू कितना, 50 बाई पाई, यहाँ तो 50 बाई पाई है नहीं इसलिए गलत हो गया, यहाँ तो है नहीं इसलिए भी गलत हो गया, यहाँ तो है नहीं इसलिए भी गलत हो गया, तो तीनों सही है, मतलब ऑप्शन वही ही सही होगा। क्यों आप दूसरा ट्राई करोगे? इसी को मार के काम खत्म कीजिए, दैट्स इट। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। A Wheatstone bridge is used to determine the unknown resistance X by adjusting variable resistance Y। ये वेरिएबल हो गया, इसी को बढ़ा के घटा के हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ X द रेजिस्टेंस P एंड Q। भाई P और Q का वैल्यू जो होना चाहिए, ऐसे तो सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू छोटा होना चाहिए ताकि हीट कम जनरेट हो, अदरवाइज हीट जब जनरेट होता है तो उसका खुद का ही वैल्यू चेंज होने लगता है, इसलिए मेजरमेंट में एरर आ जाता है। तो एक बात तो ये स्मॉल होना चाहिए, और एज फार एज पॉसिबल पी और क्यू का वैल्यू आसपास होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए, हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकली। तो देखिए ऑप्शन में शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर इक्वल, यही ऑप्शन सही है, दैट इज द करेक्ट। नेक्स्ट, from ampere circular law for a long straight wire of circular cross section carrying STD current, the variation of magnetic field inside and outside the region of wire। हम लोग को पता है कि स्ट्रेट सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अंदर में फील्ड जो होता है, फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अप टू द बाउंड्री, अप टू द बाउंड्री, और बाउंड्री के बाहर फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर। ये हम लोग जानते हैं, एम्पियर सर्किट में पढ़ा हम लोगों ने। तो देखा जाए, ऑप्शन ए में दिया है लिनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर, यहां तक तो ठीक है। एंड देन लिनियरली डिक्रीजिंग, नहीं, लिनियरली डिक्रीजिंग नहीं, इनवर्सली डिक्रीजिंग कहा जाएगा, राइट, इनवर्सली। 2 को देखा जाए, ए लिनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर, यहां तक ठीक है। देन डिक्रीजिंग विथ 1 बाई आर, यस इट इज राइट, यस इट इज राइट, 1 बाई आर यही हमने कहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, ए बिग सर्कुलर कॉइल of 1000 turns, an average radius 10 meter, is rotating about its horizontal diameter। सर्कुलर कॉइल है और ऐसे रोटेट हो रहा है भाई, ओके। 2 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का वैल्यू दिया है। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज दिस मच and electrical resistance of coil is this much, then the maximum induced current in the coil। ये जब एसी जनरेटर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां सीखते हैं
कि V मैक्स मतलब मैक्सिमम इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना होता है, एन बी ए ओमेगा। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 1000, बी दिया है 2 इंटू 10⁻⁻5, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 3.14, आर के जगह 10, 10 का स्क्वायर 100 डाल दीजिए, इंटू ओमेगा दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड, इतना डाल दिया गया। दिस इज द वोल्टेज। कितना आएगा वोल्टेज ये, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। वोल्टेज कितना आएगा, 2 2 जा 4 इंटू 3.14, 10 का पावर एडजस्ट करते हैं, 302050, 50 से यहाँ का 50 कैंसिल हो गया, इतना ही रह गया, 2 2 जा 4 इतना। लेकिन निकालना क्या है हम लोग को, करंट बोला है, देयरफॉर आई मैक्स मैक्सिमम करंट सवाल है, तो करंट इक्वल टू ओम्स लॉ से मैक्सिमम वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 4 इंटू 3.14 और आर का वैल्यू कितना दिया है 12.56। काटा कुटी कीजिए, 4 3 जा 12.14, काटिएगा तो 1 आ जाएगा, सो इट इज 1। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ध्यान दीजिए माइनस क्यू और प्लस क्यू है मतलब ये डाइपोल है, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल, ये डाइपोल लेंथ हो गया, एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट, एल, वेरी जैज। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस वेरी वेरी क्या हो, लार्ज हो। सो मिलाएं, हमारा ऑप्शन ये मैच करता है। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ए न्यूक्लियस ऑफ मास 189 splits into 2 lighter nuclei, mass number 125 64, the ratio of radius of 2 daughter मतलब ये छोटा छोटा जो टूटा रेस्पेक्टिवली। हम लोग को पता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, राइट, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। तो रेशियो हमको रेडियाई का चाहिए, तो फर्स्ट का रेडियस बाई सेकेंड का रेडियस इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट का मास बाई सेकेंड का मास और होल पावर 1 बाई क्या डाल दीजिए 3। A1 मतलब 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5 और 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4। 5 is to 4 is the right answer, so option 2 is correct। क्वेश्चन बहुत आसान था। इस साल जो क्लास 12 में जिन बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की होगी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि चाहे सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो, ज्यादातर क्वेश्चन क्लास 12 से पूछे गए हैं, बहुत कम क्वेश्चन क्लास 11 से पूछा गया। और जिन बच्चों ने क्लास 12 में ठीक से पढ़ा लिखा होगा उनका रिजल्ट इस साल एकदम श्योर एंड शॉर्ट है, राइट। चलिए